नमस्कार, आप पूरे उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं नेहा आपके साथ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एक दिवसीय उधम सिंह नगर के प्रवास पर रहे, जहां राज्यपाल पंत ने अतिथि गृह में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने जिला प्रशासन द्वारा किए गए अभिनव कार्यों एवं चुनौतियों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर राज्यपाल ने हर्ष व्यक्त की। तो राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पंतनगर पहुंचे, जहां राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनके साथ काफी गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड के पंतनगर से खबर बता रहे हैं, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह पंतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पंतनगर दौरा है और दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। तो उत्तराखंड के पंतनगर से खबर बता रहे हैं, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो उत्तराखंड के पंतनगर से खबर है, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह पंतनगर पहुंचे, जहां राज्यपाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। मंगलौर उपचुनाव के चलते कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मंगलौर स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंगलौर विधानसभा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में कहा कि इस बार मंगलौर विधानसभा से करतार सिंह भड़ाना को जिताने का काम करें, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार अगर भाजपा का विधायक मंगलौर से चुना जाता है तो 2.5 साल में मंगलौर का चहुमुखी विकास होगा। जो काम पिछले 20 सालों में नहीं हो पाया, वे इन 2.5 सालों में पूरा किया जाएगा। तो रेखा आर्य मंगलौर पहुंची। उत्तराखंड के मंगलौर से खबर बता रहे हैं, जहां रेखा आर्य मंगलौर पहुंची। उन्होंने कहा कि करतार सिंह भड़ाना को जिताने का काम करें। तो उत्तराखंड के मंगलौर से खबर बता रहे हैं, जहां रेखा आर्य मंगलौर पहुंची और उन्होंने कहा कि करतार सिंह भड़ाना को आप जिताने का काम कीजिए, उनके पक्ष में मतदान कीजिए। उनके पक्ष में मतदान करने की अपील रेखा आर्य ने की है। तो उत्तराखंड के मंगलौर से खबर बता रहे हैं, जहां रेखा आर्य मंगलौर पहुंची। उन्होंने कहा कि करतार सिंह भड़ाना को आप जिताने का काम कीजिए। उन्होंने करतार सिंह भड़ाना के पक्ष में मतदाताओं से वोट करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जहां उनका शॉल उड़ाकर जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। तो उत्तराखंड के मंगलौर से खबर बता बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। सपा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार उत्तराखंड में 10 जुलाई को होने वाले 2 उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार सांप्रदायिक मुद्दों, डेमोग्राफिक चेंज, यूसीसी जैसे मुद्दों को लगातार बढ़ावा दे रही है। राज्य में रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति बदहाल है। तो बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव को लेकर घमासान सियासत जो है जारी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो उत्तराखंड के देहरादून से खबर बता रहे हैं, मुख्य रूप से जो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का, तो उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी यहाँ पर इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन करेगी। और यहाँ पर सभी पदाधिकारियों को, हमारे जो प्रभारी हैं उत्तराखंड के मतीन अब्दुल लतीफ सिद्दीकी जी, उनको भी निर्देशित किया गया है कि मंगलौर जाकर के वो कैंडिडेट के लिए काम करें
और इसके साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी हैं वो विधानसभाओं में जाकर के वहाँ पर दोनों, वहाँ पर बद्रीनाथ में विपुल कैरोनी है हमारा वहाँ का जिलाध्यक्ष, उसको निर्देशित किया गया है कि पूरी तरीके से इन दोनों सीटों में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को विजय सुनिश्चित करनी है। इसके साथ ही साथ हमारा जो जुलाई में 1 जुलाई को माननीय राष्ट्रपति जी का जन्मदिन होता है, उस दिन हम यहाँ पर गोष्ठी करके पूरे सभी जनपदों में गोष्ठियाँ होंगी सामाजिक न्याय की प्रासंगिकता उत्तराखंड में, और यहाँ पर हम पीडीए पंचायत का भी शुरुआत करेंगे। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और आदिवासी, क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, राज्य बनने के बाद आदिवासियों को नौकरी नहीं मिल रही है, यहाँ पर दलित समुदाय के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और पिछड़े वर्गों के साथ भी सौतेला व्यवहार हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े वर्गों में तो शामिल कर दिया गया है, लेकिन उनको केंद्र की सेवाओं में लाभ नहीं मिल रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हमारा 1 जुलाई से प्रोग्राम चलेगा और पूरी तरीके से सामाजिक न्याय का विस्तार पूरे उत्तराखंड में किया जाएगा। और क्योंकि यहाँ की जो वर्तमान सरकार केवल सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूसीसी लाएंगे, यहाँ पर बाहर का आदमी कोई जमीन नहीं खरीद सकता, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सब दिशाहीन बातें और असंवैधानिक है। असंवैधानिक इस वजह से कि इन बातें इस वजह से कर रहे हैं कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, रोजगार, इनकी तरफ से लोगों का ध्यान भटक है। और मुख्यमंत्री जी को मैं कहता हूं कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पलायन जो किए, स्वास्थ्य पे आप काम करिए, और यहाँ पर बेरोजगारी जो नेशनल एवरेज है 15 और उससे ज़्यादा यहाँ पर 20% नेशनल एवरेज है, तो यहाँ पर हम बेरोजगारी का एक फौजदारी कर रहे हैं। यहाँ की सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर रही है, केवल देहरादून में बैठ करके यूसीसी और यहाँ पर डेमोग्राफी बदल रही है, यहाँ पर बाहर का कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो इन सब चीज़ों में यही लगे रहते हैं, बाकी जो धरातल में कोई भी काम नहीं कर रहा है। मुख्य रूप से जो यहाँ पर उत्तराखंड में 2 चुनाव हो रहे हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ का, उसके बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार समाज देवभूमि उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में रोजाना भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, जिसे देखते हुए धामी सरकार लगातार अलर्ट मोड पर काम कर रही है। इस बात को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा में अब तक कुल 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो उसके मुताबिक अवलोकन करते हुए लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा। और सभी सीनियर सिटीजन यात्रियों से निवेदन है कि धामों पर जाने से पहले एक रात्र का विश्राम जरूर करें। चारधाम यात्रा में अभी तक जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है, यमुनोत्री के अंदर 3,94,742 है, गंगोत्री में 4,02,566 है, केदारनाथ में 8,55,948 है, बद्रीनाथ में 5,75,055 है, हेमकुंड साहब में 77,500 है। अभी तक कुल यात्री जो हैं 22,98,801 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। और जैसे जैसे हमारी जो संख्या है वो बढ़ेगी तो निश्चित रूप में जैसे स्थिति होगी उसको अवलोकन करते हुए लोगों को जाने दिया जाएगा, लोग दर्शन करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी एसओपी है उसका फॉलो करें, और जो सीनियर सिटीजन है उनसे हमारा आग्रह है कि जो आपकी यात्रा है उसमें एक विराम जरूर दें, एक रात्रि का विश्राम करें, ताकि आपके शरीर का क्लाइमेटाइजेशन हो सके, अनुकूलता आ सके और आपकी यात्रा सरल और। प्रदेश में मानसून की तैयारी को लेकर लोक निर्माण विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद होने की बात करता है। वही धरातल पर अगर देखें तो शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क के किनारे बनी नालियां पूरी तरह से बंद पड़ी है और कहीं कहीं पर सड़कों में 1 से 1.5 फीट गड्ढे बने हुए हैं जो बारिश होने पर भर जाते हैं, जिससे आए दिन दोपहिया वाहनों के लिए जान का खतरा बना रहता है। वही जल निगम द्वारा बनाई गई सिविल लाइन से भी कई जगह रोड टूट गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा नालियों की सफाई तो कराई जा रही है, लेकिन इसका मॉनिटरिंग नहीं किया जा रहा है, जिससे नालियों में पड़ी मिट्टी को केवल निकालकर वहीं पर पलट दिया जा रहा है, जो एक खानापूर्ति की जा रही है। जैसा कि शासन के निर्देश हैं, हम लोग के द्वारा इसके ऊपर सफाई और नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस अनुबंध गठित है
और काम की प्रगति अवश्य थोड़ी धीमी है, लेकिन हम बरसात से पहले हम इसको पूरा कर लेंगे। पैच रिपेयर का भी काम चल रहा है और जेसीबी मशीनें भी हायर कर ली गए हैं, उनका भी मोबिलाइज्ड है। चूंकि इस बीच बारिश और तूफान आया था, रोडें भी खुली हुई हैं, अभी कोई ऐसी दिक्कत नगर में जो छोटी नालियां हैं वो तो नगर पालिका करेगा, और बड़े नाले जो है उसमें सिंचाई विभाग काम कर रहा है और सिंचाई विभाग ही कर रहा है। उसमें जो उन्होंने पैसा दिया था हमें, लेकिन आचार संहिता के कारण से पैसा वापस किया गया, उन्होंने काम कर दिया गया। अगर कोई शिकायत होगी, हमारे भी जेईज और एज बीच बीच में देखते थे, मैं खुद भी देखता था, तो अगर कोई और शिकायत होगी तो उसको देख लिया जाएगा। जल निगम ने इसको काम पूरा कर। देहरादून में विकास कार्य तो बड़ी तेजी से करवाए जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यों की वजह से आम जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 2019 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, लेकिन अब वही प्रोजेक्ट जनता के लिए सहूलियत के बजाय मुसीबत बन गया है। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजानदास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं, चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। इस समय 2 अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, और चाहे वो हमारा विद्युत विभाग हो, ऊर्जा निगम, चाहे वो अन्य किस्म के काम हो रहे, उसमें केवल सुंदरम सुंदरम और पांडे पांडे ही चल रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। सरकार अपने दिमाग। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपरोली मोटर मार्ग का है, जहां पर बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा बिना गांव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण काम करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से निर्माण से लोगों की सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुख्ता निर्माण नहीं किया जा रहा है। कोला गांव वासियों की तरफ से अपने मीडिया बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग यहां पे आए और आपने इस गांव की इस रोड के कटने से जो समस्या पैदा हुई उनके बारे में जानकारी ली। मैं यहां पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गाँव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी ज़मीन के कटने की सहमति गाँव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गाँव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज़ लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने रोड तो काटी, लेकिन काटने के बाद जो भी मिट्टी, मलबा, पत्थर था सब गांव की तरफ फेंक दिया, खेतों की तरफ फेंक दिया, जिससे लोगों के गांव से लगी हुई ज़मीनें, लोगों की सारे बगीचे लगा रखे थे, सारे नष्ट हो गए, जिसमें कि आम के पेड़ थे, केले के पेड़ थे, नींबू, संतरा, अखरोट, सारे पेड़ जो है आप देख रहे हैं कितने आम के पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सारा लोगों की ज़मीन काटने के बाद जो है नीचे की तरफ मलबा डाल के कहीं इनका डंपिंग जोन नहीं, सारा ज़मीन बर्बाद कर दी। उसके बाद हमारे जो मेन पानी की लाइनें थी, पेयजल लाइनें, सारी भ्रष्ट कर दी, सब मशीन से ही तोड़ फोड़ कर दी इन्होंने। पहले उसको जो है सुरक्षात्मक ढंग से कहीं खोला नहीं है, मशीन द्वारा तोड़ी गई है और आज लगभग 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीने तक गांव में कहीं पानी नहीं है, गांव में पानी का संकट हो रखा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, गांव में कहीं पानी नहीं है। हमारे गांव में बहुत सारी जमीन भी कट गई, लेकिन जमीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी खत्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दवान में अलग है, पेड़ पौधे जो वो थे क्या बगीचा था
अखरोट के पेड़ थे, और ये केले के बगीचा था, और आम के जो भी थे ये सारे पेड़ इन्होंने ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। ये जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई रिजाइन नहीं दे रहे हैं कि कब होगा क्या होगा। आते हैं जाते हैं, कुछ भी महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। गांव के बच्चों को ये रास्ता है, यहाँ हमारा स्कूल है, बेसिक स्कूल है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर, तो रोड रुकी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था। तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए, और धीरे धीरे देखा हमने कि सब जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने ख़त्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जाते थे हमारे बेसिक स्कूल में, वहाँ भी इन्होंने जो है रास्ते ख़त्म कर दिए। अब जो मेन रास्ते थे वो बंद हो गए, और जो लोगों के खेत हैं वहाँ से लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये न तो रास्तों पे ध्यान दे रहे हैं, और पानी के नल इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे मशीन लगी तो इन्होंने रात ही में काम शुरू किया, तो रात ही इन्होंने पैपों के बंडल बना दिए। तो इनका न साथ में कोई फिटर था ताकि कोई लाइन उखाड़ के किनारा कर दे, रोड कटेगी उसके बाद नल जोड़ देते, लेकिन इनका कहीं ना नल मिल रहा है ना कहीं कुछ, और इन्होंने जो है पूरा बर्बादी कर रखी है। कितना बता दीजिए। दयाल सिंह रावत। क्या जो ये सड़क यहाँ से कट रही है इसके चलते ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है? सबसे पहले धन्यवाद न्यूज़ नेशनल, आपने यहाँ पर समय दिया। हमारे इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है, और विभाग समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि विभाग यहाँ पे आए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाले। किसी भी हाल में गांव का पानी से भी वंचित है 2 महीने से लगभग, और आने जाने के रास्ते भी हमारे बंद है। धन्यवाद जी। स्कूल का ऐसा है, इस समय वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर हमारे द्वारा मार्ग में कटिंग कार्य किया जा चुका है। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरा की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है। सर ग्रामीणों जब अलाइनमेंट सैंक्शन हम करते हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव और क्षेत्रीय जनता के लोगों के हस्ताक्षर लेकर के ही हम सारी कार्रवाई करते हैं। ऐसा है चूँकि यह विकास कार्य हैं, रोड का काम चल रहा है, पेयजल की अगर कोई लाइन क्षतिग्रस्त होती है उसका भी मरम्मत कार्य करने का कार्य किया जा रहा है, और बाकी जो भी क्षति हो रही है उसको हम देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंचित भूमि है, जो अच्छी भूमि है, उसको क्षति कम पहुँचे। ऐसा होता है ज़मीन के अंदर जब पाइपलाइन होती है तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कहाँ पर लाइन है, कहाँ पर क्या है। तो चूँकि मशीनों के द्वारा ये कटिंग का कार्य होता है तो हो सकता है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी टेम्परेरी व्यवस्था हम लोग करते हैं ताकि पानी से लोग जो है वंचित न रहें। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बरसात के कारण हुए नुकसान वाले स्थान पर आपदा से बचाव हेतु किए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलसिया और रक्सिया नाले से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कामों को पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों से नहरों की सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर रक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। 1-2 जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है। उसको आपदा में पिछली बार हमारा जो नुकसान हुआ था मेजर रक्सिया और कलसिया नाले से, उसमें इस बार चैनलाइजेशन का काम हमने काफ़ी पहले विभागों को धनराशि सैंक्शन कर दी थी। उसी काम की जो प्रगति है उसका आज निरीक्षण किया है। 1-2 जगह नगर निगम और सिंचाई विभाग के जो काम है उसमें अभी थोड़ी सी जो डिले है वो हो रहा है। उसको विभाग को 1 हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो काम है आपदा से संबंधित उनको समय से पूर्ण करे जाने के लिए विभागों को बताया है।
रोड चौड़ीकरण के हमारे जो मैटर हैं वो काफ़ी सारे इश्यूज़ की वजह से उसमें डिले चल रहा था, जैसे पोल काफ़ी शिफ्ट होने हैं और अभी पीक सीज़न है गर्मी का, उसकी वजह से बिजली का शटडाउन जो है लेना संभव नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से पोल की शिफ्टिंग हमारी डिले हुई और पेड़ों की शिफ्टिंग का भी एक मैटर है जिसमें कुछ पेड़ रिलोकेट करे जाने हैं तो उसमें समय लगेगा। इसके अलावा जो विभाग के माध्यम से इंक्रोचमेंट इत्यादि हटाए जाने थे उसमें काफ़ी काम कर लिया गया है। जहाँ जहाँ साइट हमको क्लियर मिल गई है वो काम हम लोग अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिनिश करवाएंगे विभाग से, और आगे जिसमें कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं उनको जैसे जैसे निस्तारण होता है वैसे टिकट। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड में रवि बडोला नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, वही 2 लोग घायल भी हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में और छानबीन करने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने एसआईटी जांच गठित करने के निर्देश दिए हैं, जिसका इंचार्ज सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी को बनाया गया है। मामले पर अभिनय चौधरी ने कहा कि 7 अभियुक्तों की अवैध संपत्ति की जाँच की जा रही है। जैसे कि ये रायपुर हत्याकांड बहुत संवेदनशील मुद्दा था, तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए जिला स्तर पर एक एसआईटी का गठन किया गया है, उसका मैं भी हिस्सा हूँ। और ये पूरी टीम जो है, ये जितने भी अभियुक्त गण हैं, इनकी सबकी चल अचल संपत्ति जितनी भी अवैध है, जितना इन्होंने ज़मीनें इकट्ठी की हैं, जितना इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, इनके बैंक अकाउंट और इनके वाहन जितने भी इन्होंने इकट्ठा किए हैं, उस सब की हम लोग जांच कर रहे हैं और बहुत जल्द इसमें गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करके उन सबका जब्तीकरण की कार्यवाही इसमें की जाएगी। साथ ही जो और लोग भी इस तरह से पीड़ित हैं, उनकी शिकायतें भी हमें धीरे धीरे मिल रही हैं जो इन लोगों से पीड़ित थे, और उसमें कल ही एक मुकदमा रायपुर थाने में भी दर्ज किया गया है। और भी जो लोग पीड़ित हैं उनसे भी हमारी अपील है कि वो भी हमें सूचित करें और उनके साथ भी न्याय किया जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी देहरादून में विकास के नाम पर पेड़ों के कटान पर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पिछले दिनों खलंगा में पेयजल परियोजना के नाम पर सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने को लेकर बनाई जा रही योजना का लोगों ने जमकर विरोध किया था, लेकिन पर्यावरण प्रेमी के विरोध के बाद फिलहाल ये योजना रोकी गई है। वहीं अब देहरादून में दिलाराम चौक से सीएम आवास के आसपास पेड़ों के कटान की योजना का पर्यावरण प्रेमी विरोध कर रहे हैं। बता दें कि दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल तक पेड़ों पर पीला मार्क लगा दिया गया है, काटने के लिए नंबर लिख दिए गए हैं, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमियों ने विरोध दर्ज किया। देखिए, इसको 2 तरह से समझना चाहिए। एक तो विश्व भर में इस बार जो गर्मी ने दिखाया है, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो और भारत, इन सब में गर्मी का प्रकोप इसलिए बढ़ा कि एल नीनो बड़ा एक्टिव हो गया था, समुद्र तप गए थे बुरी तरह। पर सिर्फ इसलिए हुआ है कि हमने प्रकृति के प्रति गंभीरता आज तक नहीं दिखाई है। देहरादून का जहाँ तक सवाल है, तो देहरादून ने भी पहली बार 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देखा है, और जिस रूप में देखा है वो ठीक नहीं समझा जा सकता। अब इनमें जो हमारे पेड़ कटने की रफ्तार तथा कथित विकास को लेकर के है, तो एक बात समझ लेना चाहिए कि एक बार का समय था जब हमें आर्थिक संकट था, पैसों की क्राइसिस थी, और इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए हमने तमाम रास्ते अपनाए, विकास के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाए सारी दुनिया में। हाँ, ठीक दूसरी तरह की स्थितियाँ हैं। आज पर्यावरणीय संकट है, इकोलॉजिकल क्राइसिस है। तो जैसे एक आर्थिक संकट में एक एक पैसा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही प्रकृति के संकट में एक एक पेड़ महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस पेड़ का योगदान कई तरह से होता है। नैसर्गिकता तो एक अलग सवाल है, पर हवा, मिट्टी, जंगल, पानी में उसकी एक बड़ी भूमिका होती है। इसलिए एक जो मुझे हमेशा से लगता रहा है कि किसी भी सरकारों में, इससे पहले भी या कल आने वाली भी सरकारें होंगी, सब कहीं ना कहीं विकास को अपना केंद्र में रखती हैं, लेकिन अभी समय ये भी आ गया है कि इस पर गंभीरता जताएं। कितना, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल है कि जिसके बियॉन्ड दैट लिमिट, क्योंकि जब वो समझ में आना शुरू हो जाएगा तो शायद तब सरकारें ही गंभीर